आज हमने चार शॉर्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं कंसेप्चुअल जो है। तो ये आपको नोट्स मैंने आपको प्रोवाइड कर दी हैं। तो ये आप वो आंसर्स भी यहाँ से आप देख सकते हैं। आवाज़ आ रही है ना? यस सर। तो पहला क्वेश्चन है, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रू अ गिवन रीजन ऑफ स्पेस। इज द इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो और नॉन जीरो इन दिस रीजन? तो सबसे पहले आप इसका बताएं, इसका क्या आंसर होगा? सर मैंने जहाँ तक पढ़ा है तो मतलब मुझे इतने तक समझ आई है कि मतलब जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो हो जाएगी तो सॉरी कांस्टेंट हो जाएगी तो मतलब कि फाइनल और इनिशियल जो है वो सेम होगी तो डेल वी हमारे पास जीरो आ जाएगा। तो इस वजह से हमारे पास जो ग्रेडियंट है वो हमारे पास यही होता है ना, इज इक्वल टू वी बाय आर। तो जब डेल वी जीरो हो जाएगा तो फिर ऑब्वियसली आंसर जीरो आएगा, तो इसलिए मतलब वो जीरो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हमारे पास ही हमें यूज़ करना है पोटेंशियल ग्रेडियंट का फार्मूला ई इज इक्वल टू माइनस डेल वी ओवर आर। तो यहाँ पर चेंज इन पोटेंशियल जीरो है, क्योंकि पोटेंशियल कांस्टेंट है, तो लिहाजा ई की वैल्यू हमारी जीरो होगी। अब इस क्वेश्चन का आंसर दें। इफ अ पॉइंट चार्ज क्यू ऑफ मास एम इज रिलीज्ड इन अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड with field lines pointing in the same direction, will it make a rectilinear motion? सर आई थिंक इसका ये था कि वो रेक्टिलिनियर मोशन शो करेगा, क्योंकि जो मतलब वो नॉन यूनिफॉर्म है लेकिन है तो एक ही डायरेक्शन में ना, तो इस वजह से मतलब वो स्ट्रेट पाथ मोशन करेगा, रेक्टिलिनियर मोशन। आपको वैसे ऑलरेडी सारा कुछ आता है। Yes, it will make a rectilinear motion because although the electric field is not uniform। अब देखिए, एक हमारे पास फील्ड लाइन ये है और एक फील्ड लाइन हमारे पास ये है। अब ये हमारे पास कौन सा फील्ड होगा? नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, सब जो फील्ड लाइन उनके डायरेक्शन सेम है। तो हमारे पास फार्मूला क्या होता है? जो फोर्स लगती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उसका फार्मूला होता है क्यू ई। तो जब ई की डायरेक्शन सेम है तो ज़ाहिर है जो भी चार्ज जाएगा, अगर यहाँ पे हम चार्ज रखे उसने इसी डायरेक्शन में जाना है, यहाँ पे चार्ज रखे उसने इसी डायरेक्शन में जाना है, यहाँ पे डायरेक्शन रखे उसने इसी डायरेक्शन में जाना है, तो यानी कि स्ट्रेट पाथ में जाएगा वो, यानी कि रेक्टिलिनियर पाथ में जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है ये सेंटर फोर्स होती है, तो ये सेंटर में लगती है। तो जब भी सेंटर में फोर्स लगती है तो वो बॉडी रोटेट नहीं करती बल्कि स्ट्रेट लाइन पाथ को शो करती है। तो इसलिए गो के इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म है but its direction unchanged. So whether the field is increasing or decreasing, it will be applying electrostatic force on a point charge in the same direction. And thus the point charge will follow a straight path. तो straight path का दूसरा नाम क्या है? Rectilinear path. Of course, the magnitude of the force experienced by this one. इसकी एग्जाम्पल भी उन्होंने दी हुई है कि दिस कैन बी बेटर एक्सप्लेन्ड बाय कंसीडरिंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास एम। अब देखिए, एक बॉडी है, वो फ्रीली फॉल कर रहा है, तो आपने देखा वो हमेशा क्या करता है? स्ट्रेट लाइन में ही नीचे आता है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि ये बॉडी है ये इस डायरेक्शन में फॉल कर जाए या ये बॉडी इस डायरेक्शन में फॉल करता है नीचे आए। तो हम देखते हैं जो भी चीज़ हम ऊपर फेंकते हैं सारी की सारी क्या आती है? नीचे आता है। और हमें ये भी पता है कि जो फील्ड होता है वो हमारा कॉन्स्टेंट फील्ड नहीं होता है, क्योंकि जो फील्ड होता है, जो फोर्स होती है ग्रेविटेशनल फोर्स, वो डिस्टेंस के स्क्वायर की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो यानी कि फील्ड तो यहाँ पे हमारा कांस्टेंट ना हो, उसकी मैग्नीट्यूड चेंज हो गई, क्योंकि जैसे जैसे हम सरफेस अर्थ से ऊपर जाएंगे, जैसे डिस्टेंस ज़्यादा होता जाएगा तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसकी वैल्यू कम होती जाएगी। लेकिन जब वैल्यू उसकी कम भी हो जाएगी, फिर भी ये नहीं होता कि ये इस डायरेक्शन में मूव करे या इस डायरेक्शन में मूव करे, फिर भी ये जो जितनी भी फोर्स लग रही है फिर भी ये क्या करता है? स्ट्रेट पाथ में ही नीचे आता है। तो इसकी ये बेस्ट एग्जांपल ये आप यहाँ से देख सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी? तो आप इसका बताएं।
से बेसिकली इसका पोटेंशियल डिफरेंस जो था उससे निकाला गया था कि मतलब जो वोल्टेज होती है वो वर्क डन पर यूनिट चार्ज के इक्वल होती है ना। ठीक तो है। हम मतलब वर्क डन पर यूनिट चार्ज होते हैं, हम उस वर्क डन को करने की जो एबिलिटी है वो एनर्जी है, और उस एनर्जी को हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। तो फिर यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा कि मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को यू से रिप्रेजेंट करते हैं, तो बस V इज इक्वल टू यू बाई क्यू हो जाएगा। तो सर मतलब जितने तक मैंने पढ़ा है तो आई थिंक इतना ही लिखा हुआ था ना, उनका जस्ट नहीं, U इज इक्वेशन लिखी इक्वल हुई टू, थी। हाँ ठीक है, V इज इक्वल टू यू बाई क्यू होगा। U बाई क्यू। इसको आप W बाई क्यू भी कह सकते हैं। जी सर। ठीक है ये, तो यानी सर कि ये इसमें हमारा, बस इतना ही बताएंगे, मतलब यही जस्ट मैथमेटिकल वो बताएंगे और बस। हाँ ये आप इस तरह आंसर दे रहे हैं ना, द रिलेशनशिप बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज शोन एज, तो फिर ये लिख के फिर आप बताएंगे कि यू ई जो हमारा वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है, कि वो हमारा चार्ज होता है, वी हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होता है, फिर आपको दो नंबर मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ आर यूनिट्स ऑफ वोल्ट्स एंड इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स रिलेटेड एंड हाउ दे डिफर, तो इनका क्या रिलेशनशिप है वोल्ट और इलेक्ट्रॉन वोल्ट का? सर वोल्ट जो है वो बेसिकली इलेक्ट्रिक जो है ना यूनिट है ना, वोल्ट वोल्टेज का यूनिट है, और जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वो एनर्जी का यूनिट है। तो तो इनका ये रिलेशनशिप क्या बेसिकली बनेगा? इसके अंदर मेन डिफरेंस ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ना सर, मतलब कि वो अगर उसका हम यूनिट देखें तो वो कूलम वोल्ट होता है, और कूलम वोल्ट जो है वो जाउल्स के इक्वल होता है। तो जाउल जो है बेसिकली वो एनर्जी का यूनिट है, तो हम कह सकते हैं कि जो लेकिन हमने इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी वोल्ट का। का बताना है ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट और वोल्ट के दरमियान हमने रिलेशनशिप बताना है। जी सर, यानी कि वोल्ट जो है वो हमारे पास ऐसा यूनिट है वोल्टेज का, पोटेंशियल डिफरेंस का, या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी हम कह सकते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वो एनर्जी का यूनिट है। ये तो आप इनको डिफाइन कर रही है ना, मैं रिलेशनशिप पूछ रहा हूँ। जैसे मैथमेटिकल फार्मूला ये आपने देखा था ना, ये वाला U इज इक्वल टू क्यू बी, तो ये मैथमेटिकल फार्मूला, इसी तरह यूनिट्स के दरमियान जो मैथमेटिकल फार्मूला वो पूछ रहा है क्वेश्चन में, कि हाउ दे आर रिलेटेड, तो रिलेटेड का मतलब है हमने उसको मैथमेटिकल रिले वो उसकी फॉर्म बतानी है। तो इसका ये फॉर्म बनती है, सबसे पहले हमें वो आप बता दें सकते हैं कि मज़ीद अगर हम सर को वो अपने अच्छा बनाना है, कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो ऐसा यूनिट है वोल्ट का, और इसको हम क्या कहते हैं, ये वर्क डन मूविंग चार्ज होता है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। और जो दूसरा होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये क्या होता है, एनर्जी एक्वायर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन एक्वायर्ड आर बाय एन इलेक्ट्रॉन एक्सीलरेटिंग थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। तो वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला क्या होता है, V इज इक्वल टू डब्ल्यू ओवर क्यू। तो यहाँ से आप इसके यूनिट्स निकाल सकते हैं, V का यूनिट V रहेगा यानी कि वोल्ट हो जाएगा, और W का यूनिट क्या हो जाता है, जूल, और चार्ज का यूनिट क्या होता है, कोलम्ब, तो जूल पर कोलम्ब हो गया। तो हमने बताना है वोल्ट, ये तो रिलेशनशिप है वोल्ट और जूल के दरमियान, हमने रिलेशनशिप बताना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट और वोल्ट के दरमियान। तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके इक्वल होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो यहाँ पे हमें कितने, 1 जूल की हमें वैल्यू चाहिए, और यहाँ पे हमारे पास कितने जूल की वैल्यू है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल की वैल्यू है। तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो फिर 1 जूल किसके इक्वल हो जाएगा, तो 1 जूल इज इक्वल टू, तो हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19 हो जाएगा। तो जब 1 को 1.6 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, मेरे पास आंसर आ जाएगा 1 जूल इज इक्वल टू 6.2 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो वो आप यहाँ पर पुट कर देंगे, तो फिर हमारे पास फार्मूला क्या बन जाएगा, वोल्ट इज इक्वल टू 6.2 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय क्यू। तो ये हमारे पास रिलेशनशिप बनता है बिटवीन वोल्ट एंड इलेक्ट्रॉन वोल्ट के दरमियान। क्लियर है?
जी सर। तो इस तरह मैं आपको ना साथ साथ नोट्स भी आपको देता जाऊंगा, और साथ साथ इस हम लेक्चर की डिस्कशन भी कर लेंगे। आज हमने 4 क्वेश्चन किए हैं, तो क्योंकि नोट्स भी साथ साथ बनाना है तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो बाकी कल मैं कोशिश करूंगा कि बाकी 6 क्वेश्चन रहते हैं कंसेप्चुअल, तो कल फिर हम वो 6 क्वेश्चन जो है ना वो डिस्कस करें। तो अब आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ये यहीं से हमने स्टार्ट करना था ना, मैग्नेटिक फील्ड से। यस सर, इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था। तो ये पढ़ लिया था, ये वाला आई थिंक ये बस पढ़ा था। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। मतलब ये आपने खुद पढ़ा था मैग्नेटिक फील्ड वाला? सर थोड़ा सा पढ़ा था। पहले पढ़ लेते हैं। मैंने आपको बताया था जिस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसी तरह मैग्नेटिक फील्ड होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा चार्ज का होता है, और जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो हमारा मैग्नेट का होता है। चार्ज हमारी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है, तो मैग्नेटिज्म भी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ही होता है। चार्ज किसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है? मैस की। कि जो भी मैटर होता है, जो भी मैस होता है, उसके पास चार्ज होता है। लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि मैस जो होता है वो चार्ज क्यों रखता है, यानी कि मैटर जो है वो चार्ज क्यों रखता है, कि मैटर की प्रॉपर्टी है चार्ज। तो हमें इस बात का रीज़न हमें नहीं आज तक मालूम हो सका कि मैटर के पास चार्ज क्यों होता है। लेकिन जो मैग्नेटिज्म है इसकी रीज़न हमें पता है। ये ओरिजिनेट क्यों होती है? क्योंकि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल मोशन भी करते हैं न्यूक्लियस के गिर्द, और अपने एक्सिस के गिर्द भी घूमते हैं। गो के इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा पार्टिकल है, तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसका अपना वो अपने एक्सिस के गिर्द नहीं घूम सकता। तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है? अपने एक्सिस के गिर्द भी घूमता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्पिन मोशन। और इलेक्ट्रॉन के गिर्द भी क्या करता है? रिवॉल्व करता है, जिसको हम कहते हैं ऑर्बिटल मोशन। इलेक्ट्रॉन की स्पिन और ऑर्बिटल मोशन की वजह से जो इलेक्ट्रॉन होता है ये टाइनी मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। तो चूंकि इलेक्ट्रॉन टाइनी मैग्नेट की तरह बिहेव करते हैं, इस तरह जो हम कह सकते हैं कि जो एटम है वो भी क्या बिहेव करता है? एज अ टाइनी मैग्नेट बिहेव करता है। तो एक तो इसके रीजन ये दी जाती है, दूसरी इसके रीजन ये दी जाती है कि इलेक्ट्रॉन अगर इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो जो करंट है वो करंट के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है, तो वो इस डायरेक्शन में होगा। तो आप देख सकते हैं एक एंड ये है और एक एंड ये है, तो ये भी क्या बन जाते हैं? पोल्स बन जाते हैं। तो ये दो रीजन मैग्नेटिज्म के बारे में दिए जाते हैं कि इलेक्ट्रॉन के स्पिन और ऑर्बिटल मोशन की वजह से मैग्नेटिज्म ओरिजिनेट होती है। या आप ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन अगर इस तरह डायरेक्शन मूव कर रहा है तो करंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव होगा। तो चूंकि वो इस तरह वो फिर क्या बन जाती हैं? पोल्स बन जाती हैं। और ये क्या बन जाता है? टाइनी मैग्नेट बन जाता है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन टाइनी मैग्नेट बन जाते हैं, इसका मतलब है एटम जो है वो टाइनी मैग्नेट्स बन जाते हैं। जो सिंपल आपके पास मगनातीस है ना, इसको आप जितना मर्जी तोड़ें, तोड़ तोड़ के आप इसको इतना छोटा कर दें कि ये एटॉमिक लेवल पे चला जाए, ये मैग्नेट जो है।
फिर भी इसके आप जानते हैं इसमें दो एंड्स होते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है। तो ये नॉर्थ और साउथ पोल आप इनको अलग नहीं कर सकते, मतलब यहाँ से अगर आप इनको कट करें तो जो नया मैग्नेट बनेगा वो क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। एक मैग्नेट ये हमारा बन गया और एक मैग्नेट हमारा ये बन गया। यानी कि हमने इस मैग्नेट को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। तो जब आपने इस हिस्सों को डिवाइड किया आप ये समझें कि जी नॉर्थ पोल हमने अलग कर लिया है और साउथ पोल हमने अलग कर लिया, ऐसा नहीं होगा। आपने इसको यहाँ से बिल्कुल एग्जैक्ट हाफ से काटा है, तो जो नया मैग्नेट बनेगा यहाँ पे अगेन क्या बन जाएगा, एक एंड पे नॉर्थ पोल बन जाएगा और एक हिस्से पर दूसरे एंड पर साउथ पोल बनेगा। सेम यहाँ पर भी एक एंड पे नॉर्थ पोल और दूसरे एंड पे साउथ पोल। फिर आप क्या करते हैं, इनको फिर तोड़ते हैं और इसको भी तोड़ते हैं, तो हमारे पास छोटे मैग्नेट्स और बन जाते हैं, इतना छोटा हो जाता है। तो यहाँ पर भी अगेन क्या होगा, नॉर्थ पोल बन जाएगा और साउथ पोल बन जाएगा। यानी कि जो मैग्नेट्स है ये मोनोपोल कभी भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता, यानी कि मैग्नेटिक मोनोपोल डजेंट एग्जिस्ट। तो इसकी रीज़न क्या है, क्योंकि जैसे आप देखें इसको आप इतना छोटा किया, तोड़ तोड़ के आप यहाँ तक पहुँच गए हैं। तो जब आप अपने यहाँ तक पहुँचे तो देखिए इलेक्ट्रॉन भी क्या कर रहा है, एज अ टाइनी मैग्नेट है ना, तो यानी उसमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, क्योंकि टाइनी मैग्नेट मतलब मैग्नेट है। तो मैग्नेट में क्या होते हैं, नॉर्थ पोल होते हैं, साउथ पोल होते हैं। तो इस जो इलेक्ट्रॉन तक आप पहुंच चुके हैं, एटॉमिक लेवल तक आप पहुंच चुके हैं, तो अब आप इसको तो मजीद ये मतलब तोड़ नहीं ना सकते कि आप इस तरह करें कि ये इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन मोशन को ख़त्म कर दें या इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिटल मोशन को ख़त्म कर दें। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, एटम डैमेज हो जाएगा, तबाह हो जाएगा। लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप इलेक्ट्रॉन की स्पिन मोशन को रोक दें या इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिटल मोशन को रोक दें। तो जिसकी वजह से आप बोले कि जी यदि आप देखें मैंने जो इसका मेन जड़ थी वही मैंने ख़त्म कर दी कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एज अ टाइनी मैग्नेट था, तो हमने इलेक्ट्रॉन की उसकी रीज़न को ख़त्म कर दिया, तो इलेक्ट्रॉन अब मोनोपोल वो बन गई, ये टाइनी मैग्नेट अब नहीं रहा, इसका सिर्फ एक ही पोल है। तो ये तो इम्पॉसिबल है। तो लिहाजा हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि हम मैग्नेट्स को मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करते, लेकिन इलेक्ट्रिक मोनोपोल एग्जिस्ट कर सकते हैं। जैसे ये प्लस क्यू चार्ज है, तो प्लस क्यू चार्ज के लिए जरूरी नहीं है कि इसके साथ माइनस क्यू चार्ज भी हो। प्लस क्यू चार्ज अकेले का अकेला क्या करता है, एग्जिस्ट कर सकता है। माइनस क्यू अकेले का अकेला एग्जिस्ट कर सकता है। तो इलेक्ट्रिक मोनोपोल एग्जिस्ट करते हैं लेकिन मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करते। तो ये बात क्लियर है। Yes, sir. तो इसी तरह इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और इसका मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारे पास इनविजिबल रीजन होता है और मैग्नेटिक फील्ड भी हमारे पास इनविजिबल रीजन होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का पता लगाने का हम क्या यूज़ करते हैं, टेस्ट क्या यूज़ करते हैं। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, दूसरा मैग्नेट को लाते हैं। अगर वो एक दूसरे को उस मैग्नेट को रिपेल करे तो इसका मतलब है नॉर्थ पोल के सामने नॉर्थ पोल आ गया है या साउथ पोल के सामने साउथ पोल आ गया है। अगर वो मैग्नेट को अट्रैक्ट कर इसका मतलब है कि दोनों के सामने अपोजिट पोल है, कि नॉर्थ के सामने साउथ पोल है या साउथ के सामने नॉर्थ पोल है। When charges are not moving, no such fact is seen। जब चार्ज मूव नहीं करता तब सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। लेकिन जब चार्ज मूव करता है तो तब उसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है और मैग्नेटिक फील्ड दोनों होते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड का इलेक्ट्रिक फील्ड का ये हमारे पास फार्मूला होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का, F इज इक्वल टू क्यू ई। और जो मैग्नेटिक फोर्स उसका हमारे पास ये फार्मूला होता है F इज इक्वल टू चार्ज पे क्यू वी क्रॉस बी। बी हमारे पास वेलोसिटी है और बी हमारे पास अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड होता है। अगर चार्ज रेस्ट पे पड़ा हुआ है तो इसका मतलब उसकी वेलोसिटी जीरो है। तो जब उसकी वेलोसिटी जीरो है तो ये आंसर क्या आएगा, जीरो। जीरो को क्यू से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आ जाएगा, जीरो। तो यानी कि फोर्स हमारी जीरो आ जाती है। तो चार्जेस एट रेस्ट ओनली हैव इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्जेस मूविंग बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। We can define a magnetic field B at some point in space in terms of magnetic force that the field exert on a test object। तो टेस्ट ऑब्जेक्ट हमारा कौन सा होगा, दूसरा मैग्नेट होगा। फॉर विच वी यूज अ चार्ज पार्टिकल मूविंग विद वेलोसिटी v।
The relationship between magnetism and electricity was discovered in 1819 during a lecture demonstration. Hans Christian Oersted, ये उसकी शक्ल है, तो मतलब पिक है, found that electric current in a wire deflected a nearby compass needle. उसने ये ऑब्जर्व किया कि ये हमारे वायर है, इसमें करंट अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। उसने इसके पास वो कंपस नीडल रखी, तो जब कंपस नीडल जहाँ पर भी मैग्नेटिज्म होता है वो क्या करती है, वो डिफ्लेक्ट कर जाती है। तो उसने देखा कि जो कंपस नीडल है वो करंट की डायरेक्शन में उसकी जो सुई है वो क्या हो गई है, डिफ्लेक्ट हो गई। तो मतलब ये शो कर रही है कि इस तार के गिर्द मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है। उसने भी क्या किया, करंट की डायरेक्शन पहले अपवर्ड थी, फिर उसने क्या कर दिया, डाउनवर्ड कर दी। जब उसने करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड की तो वही सुई की डिफ्लेक्शन जो पहले फॉर एग्जांपल इस डायरेक्शन में जा रही थी, तो जब करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड की तो वही डायरेक्शन क्या होगी, उसकी अपोजिट होगी, यानी कि अब लेफ्ट की तरफ होगी। तो यानी कि करंट की डायरेक्शन बदलने से जो हमारी सुई की जो डिफ्लेक्शन है वो भी बदल जाती है। तो ये उसने ऑब्जर्व किया था। तो दस स्टेडी करंट थ्रू अ करंट, अब देखिए स्टेडी करंट है मतलब करंट की जो वैल्यू है वो हमारे पास कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रही। थ्रू अ कंडक्टिंग वायर क्रिएट्स अ मैग्नेटिक फील्ड। टू डिमोन्स्ट्रेट द मैग्नेटिक फील्ड, और इसका मतलब है कि जो हमारा चार्ज है वो क्या कर रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, क्योंकि चार्जेस के मूव करने की वजह से क्या प्रोड्यूस होता है, करंट प्रोड्यूस होता है। तो चार्जेस यहाँ पर हमारे क्या कर रहे हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, इसी वजह से क्या प्रोड्यूस हो रहा है, स्टेडी करंट प्रोड्यूस हो रहा है। अगर चार्जेस में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो तो फिर हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनती है, जो हम आगे पढ़ेंगे। टू डिमोन्स्ट्रेट द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द करंट इन अ वायर वी कैन परफॉर्म अ सिंपल एक्सपेरिमेंट। When current is passed through a long wire with a compass needle placed around it in a circle, compass needle line up with the magnetic field. Similar observation can be made through a cardboard. तो ये उसने एक्सपेरिमेंट लिखा हुआ है, ऑन विच आयरन फिलिंग्स आर स्प्रिंकल्ड, कि कार्डबोर्ड पे हमने क्या किया है, ये आयरन की वो मतलब है पत्रियां हमने वो फेंकी हुई हैं। दीज आयरन फिलिंग्स फ्रॉम फॉर्म कंसेंट्रिक सर्कल्स, तो ये सर्कल बनाती हैं इस तरह अराउंड द वायर। तो ये वायर के गिर क्या बना देंगे, बना रहे हैं, सर्कल्स बना रहे हैं। तो जो एक वाली डायग्राम वो क्या बता रही है, करंट कैरिंग वायर विद कंपस नीडल लाइनिंग विद द लाइनिंग अप विद मैग्नेटिक फील्ड इन सर्कुलर मोशन। अब देखिए इसके चारों गिर मैग्नेटिज्म मौजूद है। अब इसका जो मैग्नेटिज्म है वो भी क्या है, सर्कुलर फॉर्म में है, इसलिए जिस डायरेक्शन में पड़ा हो तो वो उसके तरह डायरेक्शन में क्या हो रही हैं, अलाइन हो रही हैं। तो ये उसने ये एक कंपास है, ये दूसरी है, ये तीसरी है, ये चौथी है। उसने सारी कंपास की जो मोशन को देख के, तो अगर हम इनको मिला दें मोशन को, इन सारी कंपास की मोशन को, तो वो हमारे पास क्या बनता है, हमारे पास सर्कल बनता है। तो इसका मतलब है जो वायर है उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है वो क्या हो रहा है, सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। चार्ज की तरह ये नहीं हो रहा कि जो स्ट्रेट मतलब रेडियल जो लाइंस हैं वो प्रोड्यूस हो रही हैं। चार्ज के केस में रेडियल लाइंस होती हैं ना, लेकिन यहाँ पर क्या है कि ये जो वायर है जिसमें करंट गुजर रहा है उसके केस जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है वो सर्कुलर फॉर्म में प्रोड्यूस हो रहा है। वो हमें कैसे पता चल रहा है कि आप डिफरेंट कंपास को आपने रखा, तो सारी जो कंपास है इसकी मोशन कि सुई की डायरेक्शन कुछ और है, इसकी कुछ और है, इसकी कुछ और है, क्योंकि हर एक क्या कर रही है, अपनी हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड के पोजीशन के हिसाब से अपने आप को क्या कर रही है, अलाइन कर रही हैं। तो इसका मतलब है हर जगह अगर तो रेडियल होता तो फिर सबकी डायरेक्शन क्या होनी थी, सेम होनी थी, तो वो उन्हें सर्कल नहीं था बनाना। लेकिन यहाँ पे क्या बना रहा है, वो सर्कल बना रहा है। इसका मतलब है जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है अलोंग द स्ट्रेट वो सर्कुलर फॉर्म में है। तो जो दूसरा है वो बता रहा है कि करंट कैरिंग वायर थ्रू अ कार्डबोर्ड शोज कंसेंट्रिक सर्कल्स ऑफ आयरन फिलिंग्स अराउंड द वायर। तो ये भी क्या कर रही हैं, जब हम इनको इसके गिर्द वो रखती हैं तो इस सबको अगर मिलाया जाए आयरन फिलिंग्स को तो वो भी क्या बना रही हैं, सर्कल बना रही हैं। कि यहाँ पर देख लें तो यहाँ पे इस तरह सर्कल बन रहा है, यहाँ पे देख लें तो जितने भी सारे को अगर मिला लें तो सारे क्या बना रही हैं, सर्कल ही बना रही हैं। क्लियर है। Yes, sir.
ये एक्सपेरिमेंट हमें क्या बताता है? These experiments shows the orientation of a magnetic field which is in the form of circle around the wire. तो ये हमसे क्यों आ सकता है कि लॉन्ग स्ट्रेट वायर में जो मैग्नेटिक फील्ड किस तरह का प्रोड्यूस होता है? सर्कुलर फॉर्म में। तो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैन बी डिटरमिन्ड बाय राइट हैंड रूल। तो राइट हैंड रूल क्या हमारे पास? राइट हैंड रूल 1 है, फॉर द मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म अ करंट कैरिंग वायर। तो करंट की डायरेक्शन अब देखिए करंट की डायरेक्शन ऊपर है, तो आपने इस तरह वो पकड़ना है करंट कैरिंग वायर को कि जो आपका थंब है वो करंट की डायरेक्शन में हो। तो जो आपकी कर्ल फिंगर्स है वो क्या शो करती हैं? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करती हैं। तो अगर इससे अगर करंट डाउनवर्ड जा रहा है तो फिर आपका थंब डाउनवर्ड होगा, फिर जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन वो क्या हो जाएगी? रिवर्स हो जाएगी। पहले अगर एंटी क्लॉकवाइज थी तो फिर क्या हो जाएगी? क्लॉकवाइज हो जाएगी। तो फिर नेक्स्ट है फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। क्या अगर हम कितने मैग्नेटिक फील्ड में कोई कंडक्टर रखते हैं तो उस पर क्या फोर्स लगती है? व्हेन अ करंट कैरिंग वायर इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, कि एक मैग्नेटिक फील्ड पहले से पैदा हुआ है, उसमें हम क्या कर रहे हैं? करंट कैरिंग मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करते हैं। अब ये हमारा अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है, तो ज़रा इसके अंदर क्योंकि वायर के अंदर भी करंट फ्लो कर रहा है तो इसका भी मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड क्या करते हैं? इंटरेक्ट करते हैं। द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द वायर एंड एक्सटर्नल यूनिफॉर्म फील्ड इंटरेक्ट रिजल्टिंग इन अ फोर्स ऑन द वायर। तो जब वो इंटरेक्ट करेंगे फिर ज़रा उस पर फोर्स लगेगी। तो सर जी वो जो ऊपर हमने पढ़ा है मतलब मैग्नेटिक फील्ड वाला ना, मुझे उसमें एक बात समझ नहीं आ रही कि अगर वो उसको मैग्नेटिक फील्ड अगर उसको अट्रैक्ट कर रहे होते आयरन के पीसेस को, तो फिर वो मतलब वायर के ऊपर जाके चिपक क्यों नहीं जाते अगर उसको अट्रैक्ट कर रहे हैं तो? ये इसलिए चिपक रही क्योंकि हमने बहुत ही बारीक सी जो है ना वो पीसेस बनाए हुए हैं, तो इसकी इतनी फोर्स नहीं है कि वो सारे उसके साथ जाके चिपक सके। वीक फोर्सेस पे एक्ट कर रही है इसलिए। तो सर यानी कि वो उसको अगर अट्रैक्ट करेगा तो वो बिल्कुल मतलब फुली उसको अट्रैक्ट नहीं करता अपनी तरफ, यानी जस्ट उनको अब अलाइन देखिए करता ना, है यहाँ सर्कल पे में। है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है when current is passed through a long wire with compass needle placed around, ये तो हो गया। Similar observations can be made through a cardboard, कि ये हमारे पास कार्डबोर्ड में हमने सुराख किया, on which iron fillings are sprinkled, हमने फेंक दी हैं। These iron fillings form concentric circles around the wire। तो इस वायर में क्या जा रहा है? करंट जा रहा है, ठीक है। लेट्स सपोज ऊपर जा रहा है, तो जब इसका जा रहा है तो इसमें इसके गिर्द क्या प्रोड्यूस होता है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है सर्कुलर फॉर्म में, जो हमें इस एक्सपेरिमेंट से पता चला है। अब आप ये कह रही हैं कि चूंकि ये मैग्नेटिक फील्ड है इसके गिर्द पैदा हो रहा है, तो ये जो आयरन फील्ड है इसके साथ क्या होनी चाहिए? सारी की सारी इसके पास चिमट जानी चाहिए। तो चिमटेंगी तब जब हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होगा, कि जैसे आप मकनातीस से डेली लाइफ में देखती हैं कि आप जैसे मकनातीस आपने रखा, तो वो जो मकनातीस का जो पीस है ना वो उसके पास काफ़ी मैग्नेटिज्म होता है। तो तब आप छोटा सी आप वो मतलब पीस रखेंगे ना लोहे का, आयरन का, तो उसको क्या करेगा? अपनी तरफ खींच लेगा। लेकिन यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डिपेंड कर रहा है करंट पे। तो जितना करंट ज़्यादा होगा उतना मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। जितना करंट कम होगा उतना मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी क्या होगी? कम होगी। कुछ आयरन फिल्म जो फीलिंग्स है वो इसके साथ चिपकेंगी, वो वाली चिपकेंगी जो इसके पास होंगी, जिनका जो डिस्टेंस है वो क्या होगा? वो वायर से कम होगा। लेकिन जैसे डिस्टेंस ज़्यादा होता जाएगा तो वो उन पर ज़ाहिर है डिस्टेंस ज़्यादा होने का मतलब ये है फोर्स तो लगेगी, लेकिन वो फोर्स इतनी नहीं हो सकती कि वो उसको खींच के अपने पास ले आए। तो वो फोर्स इतनी है कि मतलब ये एक बॉडी या इस तरह पड़ी हुई है, तो वो फोर्स जब इस पर लगा देगी तो वो उस बॉडी को क्या कर देगी? थोड़ा सा कर्ल कर दे, थोड़ा सा उसको घुमा देगी। यानी कि उसके पास मजीद इतनी फोर्स नहीं है कि वो उसको मजीद इस तरह आगे से घुमा सके। जो उसके जो थोड़ी फोर्स लग रही थी
उसने बस इसको आगे क्या किया, थोड़ा सा पुश कर दिया, तो उसके पुश करने की वजह से थोड़ा सा वो क्या हो गया, टिल्ट हो गया। तो बस यही वो यहाँ पर भी वही हो रहा है कि उसने इतना वो कम फोर्स लग रही है कि बस उनको थोड़ा सा पुश मिल रहा है कि कोई भी उसके पास आ वो नहीं जा पा रहा। आपको हुआ क्लियर? यस सर। तो आपने ऊपर एक जो फार्मूला मैंने आपको बताया था कि एफ इज इक्वल टू क्यू बी क्रॉस पी, वो फार्मूला था कि जब आप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चार्ज को लेकर आए, इलेक्ट्रॉन को ले आए, प्रोटॉन्स को ले आए, चार्ज पार्टी बॉडी को लेके आए, तब उस पर जो फार्मूला लगता है एफ इज इक्वल टू क्यू वी भी लगता है। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम लेकर जा रहे हैं करंट कैरिंग वायर को, कंडक्टर को। तो अब ज़ाहिर है अब हमारे पास फार्मूला क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब हमारे पास आई आ गया करंट क्यू की जगह पर, और वी की जगह हमारे पास क्या आ गया, एल आ गया। एल क्या हमारे पास लेंथ एलिमेंट है, और बी हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। Here the constant of proportionality K, which in SI unit है the numerical, और तो वो आपकी जिस तरह आपने पढ़ा था कॉलम्स लॉ में, तो जब SI यूनिट में इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो पीछे फिर हमारे पास क्या रह गया, F इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा। इसको अब ये भी कह सकते हैं कि बिल, बी आई एल याद रखने का तरीका, कि F इज इक्वल टू बिल साइन थीटा। अब देखिए जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो एंगल पे डिपेंड नहीं करती, लेकिन जो मैग्नेटिक फोर्स है ये एंगल पे डिपेंड करती है, क्योंकि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फोर्स होती है उसका फार्मूला क्या होता है, एफ इज इक्वल टू क्यू ई होता है। तो यहाँ पे कोई भी एंगल का जिक्र नहीं होता, यानी कि जितने जिस मर्जी एंगल से आप रखें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वही रहेगी, क्योंकि वो चारों तरफ फोर्स फैली होती है। लेकिन ये जो फोर्स है ये डायरेक्शन पे डिपेंड करती है, कि मतलब ये जो करंट कैरिंग वायर है, कि आपने मैग्नेटिक फील्ड के किस एंगल के साथ इसको क्या रखा हुआ है, प्लेस रख किया हुआ है। क्योंकि इसका भी अपना मैग्नेटिक फील्ड है और ये एक्सटर्नल अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है, तो दोनों क्या करेंगे, और इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या होता है, सर्कुलर फॉर्म में होता है। तो ज़ाहिर है जब ये इसका सर्कुलर फॉर्म में है और इसका मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में जा रहा है, जैसे आप एंगल चेंज करते जाएंगे इसके अंदर जो मैग्नेटिज्म जो है वो भी, उसकी जो फोर्स है वो भी क्या होती जाएगी, चेंज होती जाएगी। तो इसकी जो मैक्सिमम फोर्स जो हम लगाते हैं वो क्या होती है, साइन 90 पे। जब ये जो कंडक्टर है मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो जाएगा तब इस कंडक्टर पे मैक्सिमम फोर्स लगेगी। तो इसका मतलब होगा दोनों तब जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आपस में मैक्सिमम इंटरेक्ट करते हैं। अगर दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो जाए तो फिर साइन 0 0 होता है, तो फिर ये जो कंडक्टर है इस पे कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं होगी। या अगर इसको एंटी पैरेलल रख दे मैग्नेटिक फील्ड के, तब इस कंडक्टर पे कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं होगी। तो ये इसकी वेक्टर फॉर्म है, एफ बी इज इक्वल टू आई हमारा करंट है, एल क्रॉस बी। अब ये देखिए ये जो एल है ये लेंथ नहीं है बल्कि लेंथ एलिमेंट है, वो पोर्शन है जो मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल बनाता है। दिस मैग्नेटिक फोर्स या मैंने आपको बता दिया। तो जिस आपने पढ़ा था ना वेक्टर एरिया, कि ये वेक्टर एरिया वैसे क्या होता है, स्केलर होता है, लेकिन हमने वो मैग्नेटिक फ्लक्स के केस में हमने क्या किया था, हमने वो इस तरह रखा था, ई डॉट ए। तो ये जो एरिया होता था ये हमारे पास, इसको हम क्या बोलते थे, एरिया वेक्टर बोलते थे। तो इसी तरह ये जो एल है ना ये लेंथ नहीं है बल्कि लेंथ वेक्टर है, लेंथ एलिमेंट है। ये वायर का वो पोर्शन है जो मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल बनाता है। ठीक है, यस सर। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स एफ बी ऑन अ वायर कैन बी डिटरमिन्ड बाय राइट हैंड। जितने भी आप देखें अब आप जो दुनिया में आ रहे हैं ना, टार्क, एंगुलर मोशन जो आपने चैप्टर पढ़ना है, ये जो मैग्नेटिज्म हमारा, इन सब की जो डायरेक्शन है वो राइट हैंड रूल ही से वो सारी आपने मालूम करनी है। जहाँ पर भी आपसे पूछें ये फलाने के डायरेक्शन किया तो आपने बता देना राइट हैंड रूल, हर जगह यही बस लगना है। या फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल ये आप लगा सकते हैं। तो ये थोड़ा सा इन दोनों रूल्स में थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन सभी जो आंसर वो सेम देते हैं। तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड का हमारे पास फार्मूला क्या, यूनिट क्या आता है, 1 टेस्ला। 1 टेस्ला किसके इक्वल होता है, न्यूटन पर मीटर पर एम्पियर पर मीटर। क्योंकि यहाँ से बी है तो ये आई वाली यहाँ पर मल्टीप्लाई और यहाँ पर आके क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। तो फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन।
आई का करंट होता है यूनिट होता है एम्पियर और एल का होता है वो मीटर। तो हमारे पास इसका यूनिट क्या आ जाता है मैग्नेटिक फील्ड का, न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर, क्योंकि दोनों डिनोमिनेटर में है आई और एल। तो न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर को हम क्या कहते हैं, टेस्ला कहते हैं। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, आपने पढ़ा है कि सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट एक एसआई है, इसे हम बोलते हैं सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट। और एक हमारे पास सीजीएस सिस्टम होता है, ये भी पहले पुराने वक्तों में ये यूज़ होता था मेजरमेंट्स में, अगर आपने पढ़ा हो। और एक हमारे पास होता है एफपीएस। ये तीन जो है ना बड़े सिस्टम हमारे पास होते थे, एफपीएस और सीजीएस। तो यहाँ पे सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड ये वाला सिस्टम है। यहाँ पे फुट, पाउंड और सेकंड सिस्टम है। और ये ऐसा यूनिट, इसको हम कह सकते हैं एम के एस। ऐसा यूनिट को हम कह सकते हैं एम के एस। एम का मतलब है मीटर, के का मतलब है किलोग्राम और एस का मतलब सेकंड। तो अगर सीजीएस सिस्टम है, इसका यूनिट निकाले तो वो किसके इक्वल होता है, 1 गॉस। मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या होता है, गॉस होता है। और एक गॉस किसके इक्वल होता है, 10⁻⁻⁴ टेस्ला। तो ये रिलेशनशिप है बिटवीन एसआई यूनिट एंड वो सीजीएस सिस्टम। तो यहाँ से आप बताएं मुझे कि टेस्ला बड़ा है या गॉस बड़ा है। सर टेस्ला बड़ा है आई थिंक। जी, क्योंकि ना अगर यहाँ पर होता है ना +4 तो फिर गॉस बड़ा होना था, लेकिन यहाँ पर है -4। तो उस फिर उल्ट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर अगर माइनस हो तो इसका मतलब है यहाँ पर जो राइट साइड पर चीज़ होती है वो बड़ी होती है और लेफ्ट साइड पे छोटी होती है। लेकिन अगर ये होता है +4, इसका मतलब है राइट साइड वाली छोटी है और लेफ्ट साइड वाली बड़ी है। तो आपने ये भी बात याद रखनी है कि एसआई जो यूनिट्स होते हैं वो हमेशा सीजीएस सिस्टम से क्या होते हैं, बड़े होते हैं। एसआई यूनिट्स हमेशा क्या होंगे, सीजीएस से बड़े होंगे। तो अब पीछे 2 मिनट रह गए हैं, तो आज की लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। तो कल फिर हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि इनको हम किस तरह अप्लाई करते हैं। राइट हैंड रूल 2, पहले राइट हैंड रूल 1 पढ़ा था वायर के लिए, कि जिसमें आपने क्या किया था कि वायर को आपने पकड़ लिया और आपका जो थंब होना चाहिए वो करंट के डायरेक्शन में होना चाहिए। तो आपकी जो कर्ल फिंगर्स हैं वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को बताती हैं। अब ये राइट हैंड रूल 2, तो ये हम यहाँ से हम कल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। कोई क्वेश्चन तो आप पूछ लें। ठीक है सर, क्लियर है ये तो। ओके, कल मैं कोशिश करूंगा कल 6 क्वेश्चन बन जाए, तो फिर आगे हम Yes, उसको स्टार्ट ये तरीका ठीक है ना, कि थोड़े क्वेश्चन हो जाएं तो साथ थोड़ा लेक्चर हो जाए, ताकि दोनों काम साथ साथ चलते चले जाएं। yes सर बिल्कुल ठीक। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।